नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर आपको इतिहास विषय का अध्ययन कराऊंगा। आज हम BA सेकेंड ईयर की जो हिस्ट्री की क्लासेज है वो चल रही है, उसमें जो हमने गुलाम वंश तक पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश में किन शासकों के बारे में पढ़ लिया है। उसके पश्चात जो शासक है रजिया सुल्तान के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमने गुलाम वंश में किन किन शासकों के बारे में पढ़ा ये आपको पता होगा। गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया है, आराम शाह को पढ़ लिया है और इल्तुतमिश को पढ़ लिया है। और उसके पश्चात इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में और इसी के पश्चात आगे के शासकों के बारे में पढ़ेंगे और गुलाम वंश में अंतिम जो मुख्य बलबंद शासक रहा है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और इसी तरह से हमारी ये क्लास निरंतर गुलाम वंश की चल रही है। तो गुलाम वंश के दौरान हम आज पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान। वैसे जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रुकनुद्दीन फिरोज शासक बन जाता है, चूँकि अमीर सरदार थे उनका समर्थन रुकनुद्दीन फिरोज को होता है। तो आपको पहले बताया होगा मैंने 1231 ईस्वी में जो ग्वालियर अभियान होता है, ग्वालियर अभियान के दौरान जो ग्वालियर पर आक्रमण इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है, तो पीछे जो राजधानी में कामकाज का भार रजिया सुल्तान को सौंपकर वह ग्वालियर आक्रमण पे जाता है और उसके कार्य क्षमता और कुशलता को देखते हुए वह ग्वालियर अभियान से लौटते ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और उसी वक्त अमीर जो तुर्क अमीर है और सरदारों द्वारा उनका समर्थन किया जाता है और धर्मगुरुओं को भी उसके द्वारा मना लिया जाता है, क्योंकि रजिया एक महिला शासक थी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां बदल जाती है। जो अमीर तुर्कों के द्वारा महिला स्त्री का शासक होने पे उसका विरोध किया जाता है और रुकनुद्दीन फिरोज को पीछे से शासक बना दिया जाता है। और रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनने के पश्चात रजिया सुल्तान द्वारा पुनः सत्ता हथिया ली जाती है। उस रुकनुद्दीन फिरोज की मां शाह तुर्कान के अत्याचार और रुकनुद्दीन के भोग विलास की प्रवृत्ति से परेशान होकर दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान का साथ दिया और रजिया सुल्तान शासक बन गई। अब रजिया सुल्तान शासक बनने के पश्चात उसके समक्ष क्या क्या समस्या आती है, उनका समाधान कैसे करती है और अनेक कौन सी चुनौतियां आती है, उसके समय में क्या घटनाएं घटित होती है और उसका अंत कैसे होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रजिया द्वारा सत्ता प्राप्त कर लीजिए। रजिया द्वारा सत्तारूढ़ उसके द्वारा जो आपको बताया मैं, शुक्रवार की नमाज के दिन रजिया लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के समक्ष जाती है और उनसे गुहार लगाती है और अपने सुल्तान की बात उनको याद दिलाती है कि सुल्तान ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया और शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज के अत्याचारों और भोग विलास की प्रवृत्ति को बताती है और जनता द्वारा रजिया सुल्तान को शासक बना दिया जाता है। अब रजिया सुल्तान के शासक बनने के पश्चात अमीरों का जो विद्रोह है, सूबेदारों का विद्रोह है, उसका सामना करता है और उसका सामना करना पड़ता है रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान कैसे इस समस्या का समाधान करती है और किन अमीरों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो इसमें अमीरों के द्वारा विद्रोह की बात आती है तो बुदायूं का सूबेदार होता है मोहम्मद सालारी, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और मुल्तान का सूबेदार होता है कबीर खां अयाज, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। लाहौर का सूबेदार होता है अलाउद्दीन जानी, उसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। और वजीर जुनैदी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर जो विद्रोह को दबाने के लिए जाता है तो वजीर जुनैदी विद्रोहियों के पास मिल जाता है, विद्रोहियों के साथ चला जाता है। तो अब इन अमीरों के विद्रोह का दमन कैसे किया जाता है? रजिया सुल्तान के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी मां शाह तुर्कान की हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत से बाहर इनके विद्रोह को दबाने के लिए जाती है। तो रजिया सुल्तान बड़ी कूटनीति और चतुरता के साथ इस विद्रोह को दबा देती है। रजिया सुल्तान द्वारा मोहम्मद सालारी और कबीर खां अयाज को कुछ लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया जाता है और अफवाहें फैला दी जाती है कि
अमीर सरदारों का समर्थन रजिया सुल्तान के पास है, तो जो दिल्ली के पास इनकी सेना एकत्रित हुई है उसमें अराजकता फैल जाती है और कुछ सरदार पुनः वापस भाग जाते हैं और सैनिक भाग जाते हैं। और इनमें से 2 सरदारों हाँसी और लाहौर के, हाँसी के सैफुद्दीन कुची और लाहौर के अलाउद्दीन जानी को पकड़वा कर रजिया सुल्तान के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है और प्रारंभिक विद्रोह का दमन रजिया सुल्तान द्वारा बड़ी ही कूटनीति और चतुरता के साथ कर दिया जाता है। अब सत्ता पर स्थापित होने के बाद रजिया सुल्तान अपने इर्द गिर्द अपने विश्वास पात्रों का दल तैयार करती है। तो इसके दौरान रजिया सुल्तान द्वारा नवीन नियुक्तियां शासन में की जाती है। उन नवीन नियुक्तियों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वजीर जो पिछला वजीर जुनैदी था वह विद्रोहियों के साथ मिल चुका था और वजीर जुनैदी भी उस दौरान भाग गया था सिरमौर की पहाड़ियों में, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रारंभिक दौर के जो रजिया सुल्तान के समक्ष विद्रोहियों की समस्या थी उसका समाधान हो गया। अब सत्ता को वह सशक्त बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विश्वास पात्रों का दल चारों तरफ एकत्रित करती है। तो उसमें नवीन नियुक्तियां की जाती है। वजीर का तात्पर्य होता है दोस्तों, विद्यार्थियों, वजीर का तात्पर्य होता है जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री, उसे वजीर कहा जाता है, जिसके पास राजा के पश्चात कई फैसले लेने का अधिकार होता है। तो मुहाजिबुद्दीन को रजिया सुल्तान के द्वारा वजीर बनाया जाता है और अमीर हाजिब जो एतकी अमीर सरदार था, तुर्क अमीर था, उसको ये अमीर हाजिब का पद दिया जाता है। और अमीर ए आखुर ये जलालुद्दीन याकूत को ये पद दिया जाता है। जलालुद्दीन याकूत एक दास था, अबिसिनियाई हबशी था और रजिया सुल्तान की उसके प्रति विशेष कृपा थी। और अमीर आखुर का होता है अर्थ अश्वशाला का प्रधान, यानी जो गुड्स अश्वशाला का प्रधान, जो घोड़ों की देखरेख करता है और उस घुड़शाला का मुख्य जो प्रधान होता है उसे अमीर आखुर कहा जाता है। और यहाँ पे नियुक्ति की जाती है जलालुद्दीन याकूत की। और इनके बारे में कई तुर्क सरदारों, कई इतिहासकारों ने कई बातें लिखी है जिसके हम आगे अध्ययन करेंगे। और रजिया सुल्तान की याकूत के प्रति विशेष अनुराग था और कई इसके बारे में कई अफवाहें थी, उसके बारे में हम जानेंगे। और अमीर याकूत यहाँ नियुक्त कर दिया याकूत, जलालुद्दीन याकूत को, और बठिंडा का सूबेदार बनाया जाता है अल्तुनिया का, और लाहौर का सूबेदार बना दिया जाता है कबीर खां एयाज को। नायब लश्कर जो मुख्य सेनापति होता है उसे नायब लश्कर कहते हैं। तो ये नायब लश्कर कौन है? मुख्य सेनापति। इस पे नियुक्ति रजिया सुल्तान के द्वारा प्रारंभ में की जाती है सैफुद्दीन ऐबक की, लेकिन सैफुद्दीन ऐबक की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है और सैफुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात हसन गौरी को इस पद पे नियुक्त किया जाता है। तो प्रारंभिक विद्रोह का दमन करने के पश्चात रजिया सुल्तान के द्वारा नवीन नियुक्तियां कर दी जाती है। अपने इर्द गिर्द विश्वास पात्रों का दल एकत्रित किया जाता है ताकि तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा को रोका जाए, क्योंकि तुर्क अमीर जो 40 दल का तुर्क चहलगानी का जो गठन किया था इल्तुतमिश के द्वारा, अब वो सत्ता में हस्तक्षेप करने लग गया था काफ़ी, और इसको रजिया सुल्तान ने नियंत्रित करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास के दौरान रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके समक्ष चुनौतियां क्या आती है? रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठती है तो प्रारंभिक विद्रोह चुनौतियों को सामने के पश्चात उसके पश्चात उसके समक्ष अन्य चुनौतियां आती है। करमत व मुजाहिदियों का विद्रोह। ये करमत और मुजाहिदी एक धर्म संप्रदाय के लोग थे जो अलवर, गुजरात, सिंध इन एरियो में रहते थे, लेकिन ये सत्ता से कट्टरपंथी मुसलमानियों को उतारना चाहते थे। तो इसलिए ये
करमत और मुजाहिदी दिल्ली के आसपास सेना लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर एकत्रित हो गए और शुक्रवार की नमाज के दिन इन्होंने जामा मस्जिद पर आक्रमण किया। इन्होंने सोचा कि रजिया सुल्तान वही मिलेगी और रजिया सुल्तान की हत्या कर तख्त को हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन रजिया सुल्तान संयोग से वहाँ नहीं होती और उन्होंने जामा मस्जिद में कई मुसलमानों का कत्लेआम किया और रजिया सुल्तान द्वारा सेना को लेकर इन विद्रोहियों का दमन किया गया और इनमें से कई करमत और मुजाहिदियों की हत्या कर दी गई और कईयों को गुलाम बना लिया गया और कईयों को अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी गई। अतः इस चुनौती का सामना रजिया सुल्तान द्वारा कर लिया जाता है। अब आती है बात रणथंभौर का पतन। रणथंभौर का दुर्ग दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन आने के कारण रणथंभौर पर जो दुर्ग रख सकते वो सल्तनत काल के जो सैनिक थे वही थे, सूबेदार थे, नियुक्तियां की गई थी, लेकिन रणथंभौर पर राजस्थान के चौहान शासकों द्वारा आक्रमण किया जाता है और रणथंभौर के दुर्ग की रक्षा करने में रजिया सुल्तान के सैनिक असमर्थ रहते हैं। रजिया सुल्तान द्वारा उन्हें संदेश दिया जाता है, अगर दुर्ग की रक्षा करने में आप सफल नहीं हो तो आप दुर्ग को खाली कर देना। तो इस दौरान रजिया सुल्तान का अमीर तुर्कों द्वारा विरोध किया जाता है। इस तरह रणथंभौर के दुर्ग का पतन हो जाता है। और इसी तरह ग्वालियर का दुर्ग है जो दिल्ली सल्तनत जो कमज़ोर हो गई थी इल्तुतमिश आपसी जो संघर्ष और झगड़ों के कारण, उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण, उस दौरान आसपास के हिंदू शासकों ने अवसर पाकर इन्हें जो किलों पे आक्रमण कर दिया। एक नरवर के शासक थे यजपाल, नरवर का शासक था ये यजपाल। इसने ग्वालियर के दुर्ग पे आक्रमण किया और ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस तरह के ग्वालियर का दुर्ग भी रजिया के हाथों से छीन जाता है। अब आती है बात सीमांत समस्या। तो सीमांत समस्या की बात बताई मैंने। पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र होता है भारत का, पश्चिमोत्तर एरिया है जो भारत का पश्चिमोत्तर एरिया है, यहाँ से विदेशी आक्रांतों का आक्रमण रहता है। तो इसकी जो सुरक्षा करने की जो चुनौतियाँ हर दिल्ली सल्तनत, हर हिंदू शासकों भारतवर्ष के लिए चुनौती रही है। सीमांत जो सीमाएं थे वो पश्चिमोत्तरी सीमाएं, यहाँ विदेशियों का आक्रमण इसी मार्ग से हुआ। चाहे शक, हूण, शक कौन सी भी जाति को ले लो, शक, हूण, युच्ची जो भी जातियाँ हैं वो पश्चिमोत्तर दरों से ही भारत में आई है। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंदर हसन करलगू एक शासन कर रहा था। हसन करलगू ये ख्वारिज्म के शाह का उत्तराधिकारी था। ख्वारिज्म का तात्पर्य है आपके ईरान। ख्वारिज्म का अर्थ समझेंगे आप, ख्वारिज्म यानी जो ईरान था उसका पुराना नाम क्या था, ख्वारिज्म। यहाँ का जो शासक था उसका उत्तराधिकारी हसन करलगू था। उस समय मंगोलों का आक्रमण होता है इस क्षेत्र में। तो इल्तुतमिश की भांति इससे भी जो मंगबर्नी शासक था, मंगबर्नी द्वारा सहायता मांगी थी मंगोल आक्रमण के समय इल्तुतमिश द्वारा। इसी तरह हसन करलगू मंगबर्नी के उत्तराधिकारी द्वारा भी रजिया सुल्तान से सहायता मांगी। जिस तरह इल्तुतमिश ने मना किया था उसी तरह रजिया सुल्तान ने भी इस सहायता से मना कर दिया और ये सीमांत समस्याओं का इस तरह समाधान किया गया। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के कुछ समय पश्चात और अमीरों का विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसी दौरान उसके शासन का पतन हो जाता है। तो अब अंतिम दौर में अमीरों का विद्रोह है, रजिया सुल्तान का पतन। अमीरों का विद्रोह, रजिया का पतन कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो एयाज जो आपको मैंने पढ़ाया, कबीर खां एयाज जो लाहौर का सूबेदार था, उसके द्वारा सर्वप्रथम विद्रोह किया जाता है। लाहौर का सूबेदार था कबीर खां एयाज, उसके द्वारा सर्वप्रथम विद्रोह किया जाता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत से बाहर जाती है और इस विद्रोह को दबाने में वह सफल रहती है और कबीर खां एयाज वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे मंगोल शासक होने के पश्चात पुनः लौटकर रजिया सुल्तान के समक्ष समर्पण कर देता है और रजिया सुल्तान ने इसे माफ़ करते हुए इससे लाहौर की सूबेदारी छीन ली गई और इसे मुल्तान की सूबेदारी दे दी गई। सिर्फ मुल्तान ही इसके पास रहने दिया। लाहौर और मुल्तान दोनों क्षेत्रों पर इसका अधिकार था, लेकिन इससे लाहौर का क्षेत्र छीन लिया गया। और
उसके पश्चात इन सरदारों कबीर का एयाज और अल्तुनिया और एतगिन जो दिल्ली सल्तनत के अंदर राजधानी में जो अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था, एतगिन ये अमीर तुर्क था, इसने भी विद्रोहियों में सम्मिलित होकर साजिश करनी शुरू कर दी और इन तीनों ने साजिश की रजिया सुल्तान को मारने की। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि रजिया सुल्तान की दिल्ली में रहते हुए हत्या नहीं कर दी जाए तो किसी तरह रजिया सुल्तान को दिल्ली से बाहर लाया जाए और दिल्ली से बाहर लाकर हत्या कर दी जाए। अब षड्यंत्र के दौरान अब की बार जिम्मा दिया गया बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को जिम्मेदारी दी गई और उससे कहा गया कि तुम्हें विद्रोह करना और विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान दिल्ली अपनी राजधानी से बाहर आएगी। और विद्रोहियों के अनुसार किए गए षड्यंत्र के अनुसार अल्तुनिया बठिंडा के सूबेदार ने विद्रोह किया और उसी तरह रजिया सुल्तान इसी बार विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर जाती है। और इनकी साजिश के अनुसार जो जमालुद्दीन याकूत था, अमीर याकूत रसूसाला का प्रधान था, वह भी रजिया सुल्तान के साथ जाता है, लेकिन मार्ग में याकूत की हत्या कर दी जाती है। उससे रजिया काफ़ी नर्वस हो जाती है और घबरा जाती है और उसी दौरान रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है और बठिंडा की जेल में डाल दिया जाता है और पीछे से एतगिन के द्वारा बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है। जो बहराम शाह जो 1240 से लेकर 42 तक शासक करता है, जो अगला गुलाम शासक होगा जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, उसको अमीर तुर्कों द्वारा षड्यंत्र के द्वारा उसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। बहराम शाह शासक बनने के पश्चात एतगिन को दूसरा पद मिलता है नायब मामलिकात, जो मुख्य सलाहकार का पद इसको दिया जाता है। नायब मामलिकात करता है मुख्य सलाहकार, तो ये शासक का मुख्य सलाहकार होता है और सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है और इसका हस्तक्षेप अत्यधिक हो जाता है और इसकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यह सुल्तान की बहन से विवाह कर लेता है और अपने आप को उच्च दर्जे में साबित करने का प्रयास करता था। उसी दौरान क्या होता है, बहराम शाह द्वारा एतगिन की हत्या करवा दी जाती है उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ते देखते हुए। इस बात का पता अल्तुनिया को लगता है, बठिंडा का जो सूबेदार था, जो कि एतगिन का परम मित्र था और उसका परम मित्र एतगिन की हत्या कर दी जाती है तो उसे कोई विशेष पद या विशेष अवसर उसको नहीं प्राप्त होने वाला था। इसलिए अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान से विवाह करके और दिल्ली की सत्ता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाए और रजिया सुल्तान के द्वारा भी एक कूटनीतिक चाल के तहत अल्तुनिया से विवाह कर पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और इसी दौरान अल्तुनिया और रजिया दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, लेकिन दिल्ली से बाहरी बहराम शाह इनको पराजित कर देता है और आक्रमण में जो युद्ध में इनकी पराजय होती है। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान उस युद्ध में पराजित होकर भाग जाते हैं और अक्टूबर 1240 ईस्वी की बात है, कैथल के पास जो हिंदू लुटेरे हैं उनके द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। इस तरह रजिया सुल्तान का अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रजिया सुल्तान के पतन के मुख्य कौन कौन से कारण माने जाते हैं। तो सबसे पहले अमीरों का स्वार्थ। अमीरों ने ये अपना अधिकार समझ लिया था कि शासक बनाने वाले किंग मेकर वही है और शासक उनके अनुसार ही शासन करे। जैसे रजिया ने उनकी अवहेलना की और स्वेच्छा से शासन करने का प्रयास किया, जो अमीरों को कभी न बात खली और उन्होंने षड्यंत्र करके रजिया सुल्तान को मरवा दिया। और स्त्री होना रजिया के लिए सबसे बड़ा पाप था। ये देखना, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर हसन निजामी जो मिनाजुद्दीन सिराज नाम के एक जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात की है। मिनाजुद्दीन
नसीरुद्दीन सिराज। इन्होंने कहा है कि रजिया में वे समस्त गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए, लेकिन ये गुण किस काम के, वह एक महिला थी, ये उसके लिए ही अवगुण था। और रजिया में समस्त वही गुण सम्मिलित थे जो शासक में होने चाहिए, लेकिन उसका स्त्री होना लिए उसके लिए अवगुण साबित हुआ। तो स्त्री होना ये क्योंकि मुस्लिम रूढ़िवादी और कट्टरपंथियों द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया गया। और याकूत, जमालुद्दीन याकूत की बात की थी, ये अबिसिनियाई हबशी था। इसके प्रति कहा जाता है कि जो रजिया सुल्तान का विशेष अनुराग था, इस पर विशेष कर पाई थी, जो अमीर तुर्कों को ये बात नहीं खली और तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई। और याकूत को विशेष तरह की आज्ञा थी, ये कभी भी रजिया सुल्तान के पास बगैर आज्ञा के ही जा सकता, जिस बात का अमीर तुर्कों ने विरोध किया। और इनकी जो संबंधों की घनिष्ठता के कारण ही रजिया का एक पतन हुआ। अब मर्दाना रवैया की बात करते हैं। तो रजिया सुल्तान के द्वारा कुब्बा कोट पहना जाता था, एक तो जिसे कुब्बा, या देखोगे आप कुब्बा कोट, पुरुषों की तरह वेशभूषा पहनी जाती थी। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह वेशभूषा पहनती थी, कुब्बा कोट को पहनती थी और कुले यानी टोपी भी पहनती थी। कुले जिसे कहते हैं टोपी। रजिया द्वारा कोट और टोपी पहनी जाती, पुरुषों की तरह वह परिधान पहनती थी और राज दरबार में पुरुषों की भांति वह राजकारियों का अवलोकन करती थी। ये बातें अमीर सरदारों को, तुर्कों को पसंद नहीं, उनको खलने लगी और इसी तरह रजिया का पतन में मर्दाना रवैया भी एक इतिहासकारों ने कारण बताया है। तो आज हमने विद्यार्थियों रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका के बारे में पढ़ा है और आने वाली क्लासों में निरंतर हम गुलाम वंश के जो बाकी बचे शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम जिन शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं वो पीछे की क्लासों में है ही। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रजिया आज हमने पढ़ ली है और आने वाली क्लास में हम बैराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और कैकुबाद की उमर्स को पढ़ेंगे। बोलिए यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो, किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की शंका हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।